नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश, लाइट। लाइट में हमने लाइट से संबंधित बहुत सारी बातों को अभी तक सीखा है। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस दूरी और समांतर समतल दर्पण में फोकस और फोकस दूरी के बारे में। इसके बारे में हम लोग जाने थे कि गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस पूछा जाता है तो गोलीय दर्पण के लिए मुख्य फोकस का परिभाषा क्या हम देंगे और फोकस दूरी का परिभाषा क्या देंगे। तो गोलीय दर्पण आप जानते हैं कि दो होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो दोनों का अलग अलग परिभाषा भी हमने बताया था, जहां पर हमको यह पता चला था कि अगर दर्पण में शामिल प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस होता है। अब हमने यह परिभाषा में बताया कि मुख्य फोकस प्रधान अक्ष का एक बिंदु होता है जिससे होकर मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात गुजरती है। लेकिन उस परिभाषा में हमको अभी तक यह पता नहीं है कि वह मुख्य फोकस प्रधान अक्ष पर होता कहां। तो अभी हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, एक थ्योरम को सिद्ध करेंगे जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि वह फोकस कहां होता है, वह फोकस होता कहां। आप भिन्न भिन्न तरीके से इस थ्योरम को पढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा सा उसी से इतर क्वेश्चन को कैसे राइज करेंगे, क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं और उसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसको हम लोग जानेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा। जैसे पहला टाइप पूछा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि गोलीय दर्पण में शामिल मुख्य फोकस की जो फोकस दूरी होती है, मतलब मुख्य फोकस जहां स्थित होता है वहां से ध्रुव की दूरी होती है, यानी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध के लिए कथन लिखें एवं इसे सत्यापित करें। पहला तरीका यह होगा। और भी तरीका से पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। अब कथन क्या होगा इसके लिए, जैसे संबंध हमने बता दिया, लेकिन यह संबंध स्पष्ट नहीं है। तो संबंध क्या आपको मिलेगा, क्या आपको स्टेटमेंट होगा। तो स्टेटमेंट इसका कथन यह होगा, जैसे हम लोग ज्यामिति में पढ़ते हैं या 9th क्लास में हम लोग थियरी पढ़े हुए हैं, तो प्रत्येक थियरी का, प्रत्येक थ्योरम का एक कथन होता है, एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट के बारे में एक जगह और हमने चर्चा किया था। कथन का तात्पर्य होता है कि हमारे द्वारा या किसी के द्वारा व्यक्त किया गया या रखा गया वह वाक्य जो पूर्ण रूप से सत्य होता है या पूर्ण रूप से असत्य होता है। जो पूर्ण रूप से सत्य होता है या पूर्ण रूप से असत्य होता है उसी को हम प्रमाणित कर सकते हैं। यह बात एकदम ध्यान रखेंगे। जो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होगा, चाहे पूर्ण रूप से असत्य नहीं होगा, यानी कि सस्पिशन हो जाएगा कि यह सत्य है कि असत्य है, तो वहां पर इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस स्टेटमेंट को, उस वाक्य को हम कथन नहीं कर सकते। जैसे अगर हम कहते हैं कि गणित एक आसान विषय है, गणित एक आसान विषय है, अब आप क्या इसका जवाब दीजिएगा, यह सत्य है कि असत्य है। तो आप इसे कहेंगे, अगर 10 व्यक्ति है तो कुछ के लिए गणित आसान होता है तो कहेगा कि सही है, और कुछ के लिए गणित जटिल होता है तो कहेगा कि नहीं, आसान नहीं होता है। तो यहां पर अलग अलग बातें आ रही, इसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि कैसे। जो बातें आपको समझ में आती है, दुनिया में कोई भी चीज न तो हल्का होता है और न ही भारी होता है। हम कहते हैं कि यह बहुत ही कठिन है, हम कहते हैं यह बहुत ही हल्का है, लेकिन
न तो कुछ हल्का होता है और न ही कुछ भारी होता है। हल्का और भारी वह हमारा माइंड समझता है, जिसको हम आसानी से इजी वे में कर पाते हैं, जो हमसे आसानी से हो पाता है, हमको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि यह हल्का है। और जिसको करने में हमको कष्ट का अनुभव होता है, वह कहते हैं यह बहुत भारी है। यह सिंपल सी बात है। जैसे एक फुटबॉल दिया जाए और एक उसी आकार का बड़ा सा पत्थर दिया जाए, आप फुटबॉल को आसानी से उठा लेते हैं तो कहते हैं कि बहुत हल्का है। उसी आकार का पत्थर है तो आप नहीं उठा पाते हैं तो आप कहते हैं बहुत भारी है। लेकिन आकार में, देखने में दोनों एक ही जैसा है। तो यह हमारा जो हल्का और भारी है, यह आपके करने के ऊपर है, यह आपको एब्जॉर्ब करने के ऊपर है कि आप उसको कितने इजी वे में कर सकते हैं या कितने इजी वे में ले सकते हैं। तो अभी हमको यह जानना है कि जो मुख्य फोकस का परिभाषा हम लोग दिए हुए हैं, या जो मुख्य फोकस हमें बताया गया है पिछले क्लास में, वह प्रधान अक्ष पर अगर होता है तो कहां होता है। और मुख्य फोकस से जो ध्रुव तक की दूरी होती है, यानी कि फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या आप जानते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले से लिया जाता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात वक्रता केंद्र से दर्पण के परावर्तक सतह की जो निश्चित दूरी होती है, उस निश्चित दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो उसी संबंध को स्थापित करना है। तो अब ई तो आपको दे दिया गया या प्रूफ करने के लिए संबंध स्थापित किया, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो संबंध क्या होता है। तो संबंध के बारे में जो आप बात बताते हैं यह कथन हो गया, और उसी का प्रूफ आपको देना होता है। तो संबंध क्या होता है? तो ये संबंध ऐसे आपको पिछले क्लास में बताया गया कि मुख्य फोकस या फोकस को डिनोट करते हैं बड़ा एफ से, और वहीं फोकस दूरी को डिनोट करते हैं छोटा एफ से, और वक्रता त्रिज्या को डिनोट करते हैं आर से। वक्रता त्रिज्या को डिनोट करते हैं आर से। तो इसके लिए कथन होता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि फोकस दूरी किसके बराबर होगा? त्रिज्या का आधा कर देंगे उसके बराबर हो जाएगा। या इसी को हम कर सकते हैं, दो भाग में जाएगा तो गुना में 2f बराबर आर। यानी कि हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। और देखिए यह आपको दिया जाएगा, और भी तरीका है पूछने का, क्या कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 1/2 गुनी होती है। 1/2 का मतलब आधा हो गया, आधा हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी गुनी होती है, आधी गुनी होती है। या देखिए, यह जो भी हम कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, या तो एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आएगा सब्जेक्टिव में, नहीं तो इससे ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं डिफिनिट रूप से ही, और आएंगे ही, वह चाहे सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है। तो कहने का तात्पर्य है यहां पर और भी तरीका है इसको हम करने का। क्या कर सकते हैं? देखिए, आर गुना में इधर आएगा तो भाग क्या लिख सकते हैं? साबित करें कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात 1/2 होता है। यानी क्या लिख सकते हैं कि F अनुपात R इज इक्वल टू 1/2। या यह भी कर सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का अनुपात 2:1 होता है, या R अनुपात F इज इक्वल टू 2:1 यह होगा। यानी कि यह सारे जितने भी अभी हमने एक्सप्लेन किए, यह सारे क्वेश्चन के प्रतिरूप हैं, जो केवल फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को ही बताते हैं। यहां पे दूसरा कुछ नहीं है, यहां पे सिर्फ है फोकस दूरी और सिर्फ है वक्रता त्रिज्या। अब आप समझिए, यहां संबंध से हमको पता चल जाएगा, इसको प्रूव कर लेंगे तो हम बता देंगे कि फोकस दूरी कहां होता है, यानी कि मुख्य फोकस कहां होता है। कह रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो वक्रता केंद्र से लेकर के और दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, यही दूरी वक्रता त्रिज्या होता है। और कह रहा है इसका आधा दूरी फोकस दूरी होता है।
यानी कि इसका 1/2 कर दे, बीच से इस भाग को तोड़ दे, तो यही जो पॉइंट होगा यह मुख्य फोकस हो जाएगा, और यह जो दूरी हो गया यही फोकस दूरी हो गया। यानी कि इसके माध्यम से, इस थियरी के माध्यम से, इस थ्योरम के माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम यह जान पाएंगे, हम यह बता पाएंगे कि मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस का स्थान कहां होता है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है। वह कहां से पता चलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसी संबंध से पता चलेगा। अब इस संबंध को हम लोग देखेंगे, तो पहले हम तो यह देखेंगे कि प्रश्न कितने तरीके से पूछे जाते हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे, और अब इतना भी एक्स्ट्रा नहीं लिख देंगे कि आप कंफ्यूज ही हो जाए, है ना। लेकिन यह सारे तरीके हैं, अभी हमने मौखिक रूप से बताया, अब इसको देखिए लिखित रूप में हम प्रश्न को लिख रहे हैं, और उस प्रश्न को लिख करके तब हम लोग जानेंगे कि कितने तरीके से अब पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो हमने बताया कि अब हमको जानना है कि मुख्य फोकस आखिर में गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के किस बिंदु पर होता है। तो उसके लिए जो थियरी हमको बनाना है, उसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच हमको संबंध ज्ञात करना है, और उसी संबंध से हमको मुख्य फोकस का स्थान निर्धारित करना है कि हम प्रधान अक्ष पर कहां होगा। तो इसके लिए हम इतने सारे यह जो बात लिखे हैं, यह सारे क्वेश्चन एराइज होंगे, और सारा क्वेश्चन का एक ही मतलब है, यह सारा क्वेश्चन एक ही रिजल्ट को देता है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या रिलेशन होता है। पहला क्वेश्चन तो आपको पूछा जाए, जैसे कि आप कथन को लिखे एवं सत्यापित करें, इस आधार पर दिया जा सकता है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध के लिए कथन को लिखे एवं सत्यापित करें। यह पहला क्वेश्चन ऐसे आपको एराइज होगा, यानी कि हमने सीधे लिख दिया है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। क्योंकि पहला स्टेटमेंट हम इसलिए नहीं लिखे हैं, वह भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वह किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, वह बुक में नहीं दिया जाता है। यह सारी बात भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है, यह भी बुक में नहीं दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब देखिए उनका शाब्दिक रूप और सांकेतिक रूप दोनों हम लिख दिए हैं। साबित करें कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगा। या तो क्वेश्चन शब्द में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, संकेत में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, या ऐसे पूछेगा, यानी कि यहां पर आधी गुनी हो गया, यानी कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी गुनी होती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए यह आपसे पूछा जाएगा। फिर आपसे यह भी पूछा जाता है, ये वो शब्द हम नहीं लिख पाए यहां पर, इसके लिए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या लिख देते हैं यहां पर। इसके लिए क्वेश्चन एराइज होगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। दोगुनी होती है। अब देखिए आप, अब यहां पर यानी कि फोकस दूरी का दोगुना कौन हो गया, वक्रता त्रिज्या। या आप इसको अगर भाग में है तो लाएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो 2f = r हो जाएगा, तो r = 2f। फिर देखिए r गुना में इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो f/r, यानी कि 1:r क्या होगा, 1:2 के बराबर होगा। यह केवल वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध के लिए क्वेश्चन का फॉर्मेट है। इतने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन बेसिकली एग्जाम में 2-3 तरीका ही पूछा जाता है। इसमें से आपसे यह पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा, और यह। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
स्टेटमेंट कथन के द्वारा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब वो तो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हमारा कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न का तरीका लिख देने का मतलब यह नहीं है कि हम इसको कुछ इसमें विशेष करेंगे, कुछ विशेष है ही नहीं। हम एक ही बात को अलग अलग रूप में व्यक्त करके यह बताए हैं कि अगर कंसेप्ट आपके पास हो तो आपसे किसी भी स्वरूप में बात को रखा जाएगा तो उस बात का आप समुचित जवाब दे पाएंगे, समुचित सॉल्यूशन दे पाएंगे और उसको ढंग से आप उस पे प्रोसेस पे काम कर पाएंगे। तो सारे प्रश्न के फॉर्मेट है। अगर आपको इससे भी और अलग तरीके से इसी बात को हम और भी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इतना आपको दिमाग में रहना चाहिए कंसेप्ट कि इसमें होता क्या है। तो सिर्फ हमको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध निर्धारित करना है, जिसमें वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का आधा होता है, यही हमको गोलीय दर्पण में प्रूफ करना है, जिसके माध्यम से हमारा टारगेट क्या है, ये हम काम क्यों करते हैं। हर एक काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है और किसी काम में अगर कोई उद्देश्य नहीं हो तो उस काम का कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि हमारा भी यह थ्योरम प्रूव करने के पीछे एक उद्देश्य छुपा हुआ है। उद्देश्य क्या है कि हमने मुख्य फोकस का परिभाषा निर्धारित किया है कि समांतर कोई प्रकाश आया और प्रधान अक्ष के से गया तो जिस बिंदु से होकर के जाता है वह मुख्य फोकस कहलाता है। हमने यह नहीं निर्धारित किया है कि वह बिंदु होता कहां है। तो हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है इस थ्योरम के माध्यम से उस मुख्य फोकस के स्थान का निर्धारण कि वह प्रधान अक्ष के किस बिंदु पर होता है। तो उसी मकसद, उसी उद्देश्य के प्राप्ति हेतु हमारे द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। तो देखिए उसको यहां पर फाइनली हमको मुख्य फोकस के स्थान को प्रधान अक्ष पर निर्धारित करने के लिए हमको प्रूफ करना है कि f बराबर r/2 होता है। f मतलब छोटा f, यहाँ पे बड़ा f नहीं लिखेंगे। कहीं कहीं किसी किताब में बड़ा f लिख दिया है तो यह फोकस होता है, न कि फोकस दूरी होता है। फोकस और फोकस दूरी में संबंध होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना। डिफरेंस क्या है, तो मुख्य फोकस प्रधान अक्ष पर उपस्थित मात्र एक बिंदु है और फोकस दूरी एक दूरी है। कहां से कहां तक, तो ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक, यानी कि यह एक लेंथ है फोकस दूरी और यह एक पॉइंट मात्र है। तो पॉइंट में और दूरी में फर्क होता है। तो यहां पर इसको ऐसे नहीं समझेंगे और आपको बता दिए कि मुख्य फोकस को बड़ा एफ से और फोकस दूरी को छोटा एफ से डिनोट करते हैं। तो अब ध्यान देंगे हम को यहीं पे यह करना है काम कि f = r/2 निकालना है। यानी कि यहाँ पर बड़ा f कदापि नहीं लिखेंगे, छोटा f ही लिखेंगे और यहाँ पर छोटा r लिखेंगे। अब देखिए यहां पर गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण में दो दर्पण आते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दोनों में हमको प्रूफ करना है तो हम अवतल दर्पण पहले ले लिए हैं। अवतल दर्पण में हमको अभी प्रूफ करना है कि f बराबर r/2। तो यह हमने एक गोलीय पारदर्शक सतह ले लिया, इसके एक भाग पीछे वाले भाग को तलई कर दिया, इसका परावर्तक सतह धसा हुआ मिल गया, तब यह अवतल दर्पण हो चुका है। अब इसी दर्पण के अभिमुख के पूरे अभिमुख के मध्य बिंदु को हम क्या लेते हैं, ध्रुव लेते हैं और ये जिस गोले से काटा गया होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र लेते हैं और इस ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं। अब ध्यान दीजिए यह वक्रता केंद्र C हो गया या ध्रुव P हो गया। यहां पर आपको पता है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी जो होगी वह वक्रता त्रिज्या होगी यानी कि r, यह पता है। हमको अब फोकस दूरी भी चाहिए तो क्या करें, हम समांतर एक रेखा लेंगे। यह किसी प्रकाश पुंज से एक प्रकाश किरण आ रहा है जो प्रधान अक्ष के समांतर है।
यह यहां से टकराएगा तो अवतल दर्पण है, तो हम बताए हैं कि यहां टकराएगा तो ऊपर जगह नहीं होने के कारण यह अंदर की ओर घूम जाएगा। अंदर की ओर घूमेगा तो जाएगा कहां से? प्रधान अक्ष से जाएगा। कहां से? प्रधान अक्ष से जाएगा। और जिस बिंदु से यह जाता है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं कि एफ कहते हैं। एफ इसका संकेत लेते हैं। यहां पर यह इधर की ओर आ रहा है, यह पॉइंट ले लिए। आपको पता है प्रकाश के परावर्तन में जो पद बताए थे कि किसी स्रोत से आने वाली जो प्रकाश किरण होती है वह आपतित होती है और टकरा करके वापस लौटने वाली किरण जो होती है वह परावर्तित होती है। अब जहां यह टकराती है वह आपतन बिंदु होता है। यहां पर एक हम रचना भी करते हैं। रचना क्या करते हैं कि वक्रता केंद्र से इस पर हम लंब खींचते हैं। अब इससे क्या हो जाएगा? इससे यह आपतित किरण के साथ अभिलंब के द्वारा बनने वाला कोण आपतन कोण और यह हो जाएगा परावर्तन कोण। इतना हो गया। अब फिगर के बारे में पहले हम बताएंगे कि आपने किया क्या है, इसके बाद आगे का काम करेंगे। तो इसको हम एक्स वाई कर देते हैं। माना कि एक्स वाई अवतल दर्पण का अभिमुख है। अब इसमें देखिए प्रकाश किरण इस प्रधान के समांतर आ रहा है, तो इसका नाम भी देते हैं कि ए बी कोई प्रकाश किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है और दर्पण के परावर्तक सतह के बिंदु बी से टकराता है और फिर हम मान लेते हैं बीडी दिशा में परावर्तित हो जाता है। अभिमुख है जिसके द्वारक से ए बी कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर प्रवेश करता है एवं दर्पण के परावर्तक सतह के परावर्तन बिंदु बी से टकराकर बीडी दिशा में परावर्तित हो जाता है। अब देखिए यहां पर हमने लिख दिया इतना और बीडी दिशा में परावर्तित हो जाता है जिसके दौरान वह बिंदु कहां से गुजरता है? एफ से गुजरता है। परावर्तित हो जाता है जिसके दौरान वह प्रधान अक्ष के बिंदु एफ से गुजरता है। अब देखिए यह हम जानते हैं कि ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस की जो दूरी होती है यह क्या है? फोकस दूरी है। और ध्रुव से लेकर ही
जो वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है यह वक्रता त्रिज्या है। तो हमें साबित यही करना है कि यह f यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, गुजरता है। तो हमें साबित करना है, क्या साबित करना है? f इज इक्वल टू r बाई, जहां f फोकस दूरी है, r वक्रता त्रिज्या है, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। f के बारे में हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हुए हैं। वक्रता त्रिज्या के बारे में जो गोलीय दर्पण का हम पद बताए थे उसमें वक्रता त्रिज्या के बारे में बता चुके हैं, फिर से जान लीजिए। वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब यह हो गया कि गोलीय दर्पण जिस गोले से लिया जाता है उसके त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक वक्र भाग की त्रिज्या है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से दर्पण के परावर्तक सतह की जो निश्चित दूरी होती है उस दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहां पर हमको यह साबित करना है। अब एक हम रचना करेंगे, यहां पर रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि बिंदु C से आपतन बिंदु B पर हमने एक लंब खींच दिया। बिंदु C से आपतन बिंदु B पर लंब खींचा। ठीक है, अब इसका प्रमाण देंगे। प्रूफ देंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर यह लंब खींचा गया तो यह आपतन कोण और यह परावर्तन कोण हम लोग पढ़े हुए प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे प्रमाण में, चित्रानुसार कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण एफ बी सी। यह क्या हो जाएगा बोलिए, कैसे होगा? तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं। और देखिए और क्या होगा, ध्यान देखिए, यह ए बी इस प्रधान अक्ष के समांतर है और यहां देखिए यह बीसी एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो इस स्थिति में यहां का कोण और यहां का कोण बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण? हम लोग नीचे पढ़े हुए हैं, ज्यामिति में पढ़े हुए हैं समांतर रेखा के लिए कि दो दिए गए समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पे संगत कोण का निर्माण होता है, एकांतर कोण का निर्माण होता है। और एकांतर कोण संगत कोण के हमेशा, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण का जो युग्म होता है और संगत कोण का जो युग्म होता है, यह दोनों भी आपस में बराबर होता है। तो यहां देखिए, चूंकि ए बी समांतर प्रधान अक्ष एवं बीसी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण एफ सी बी। यह कैसे हो गया? एकांतर इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 2। यहां देखिए कि एबीसी बराबर है इसके और फिर एबीसी बराबर है इसके, तो अब क्या हो जाएगा बोलिए? तो एबीसी बराबर है एफबीसी के और फिर एबीसी बराबर है एफसीबी के। तो क्या होगा? अगर 1 और 2 से देखें तो एबीसी का मान उठा के यहां पर रख दें
तो एफबीसी एफसीबी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, कोण FBC इज इक्वल टू कोण FCB, यह हो गया। अब थोड़ा देखिए कि यह FBC यह कोण हुआ और FCB यह कोण हुआ। यहां देखिए एक त्रिभुज बन रहा है FBC, इस FBC में यह कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। हम पहले से जानते हैं, 9th क्लास में हम लोग त्रिभुज चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि अगर किसी त्रिभुज में एक ही आधार पर के दो कोण बराबर हो तो उस आधार पर खींची गई दो रेखाएं आपस में बराबर होती है और वह त्रिभुज समद्विबाहु होता है। यानी कि अगर इस FBC में यहां का कोण इस कोण के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यह FB बराबर FC होगा। यहां लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज FBC में FB बराबर FC, इसको कर दिए समीकरण नंबर 3। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। हम आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं परिभाषा में कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी आने वाली किरण कहां से होकर के जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। हम लोग परिभाषा में पढ़ चुके हैं। तो यह तो इतना दूरी पर है समांतर, यह बहुत नजदीक भी हो सकता है, बहुत नजदीक भी हो सकता है। यह सारे समांतर रेखाओं के लिए सत्य है कि यह जब जाएगा तो मुख्य फोकस से ही होकर के जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अब उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बी बिंदु P के बहुत ही करीब होगा। कब कह सकते हैं, परिभाषा के अनुसार। कैसे कह सकते हैं, परिभाषा कहता है, हमारा कंसेप्ट कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। तो अगर यहां पर हम नैनो पार्ट भी ले लें इसका, तो नैनो पार्ट के अकॉर्डिंग भी डिस्टेंस पर भी अगर आएगा तो कहां से जाएगा, मुख्य फोकस से। तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि अब बी बिंदु P के अत्यंत ही करीब है। जब अत्यंत ही करीब होगा तो हम इसको संपाती मान सकते हैं। संपाती का मतलब होता है एक ही बिंदु पर सबका केंद्रित होना। ठीक, तो देखिए हम कहेंगे, कह सकते हैं, यहां पर क्या कह सकते हैं कि यदि बी बिंदु P के अत्यंत करीब हो, अत्यंत करीब हो, तो B तथा P संपाती होंगे, संपाती। संपाती का मतलब कि दोनों बिंदु कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब एक ही पर आ जाएगा। तब उस स्थिति में FB बराबर FP हो जाएगा। इसलिए FB बराबर FP हो गया। इसको समीकरण नंबर 4 कर दिए। अब देखिए 4 कर दिए, अब क्या होगा, FB FC के बराबर, FB FP के बराबर। तो देखिए, तो FB इन दोनों के बराबर, तो FC बराबर FP हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 4 से क्या होगा, FC बराबर FP, FC बराबर FP, यह दोनों हो गया। और देखिए थोड़ा
कि एफ पी किसके बराबर है, एफ के। तो जब एफ पी एफ सी के बराबर और यह एफ के बराबर, तो यू एफ के बराबर हो जाएगा ना, यानी कि बराबर एफ, यानी कि फोकस। कौन चीज से, कैसे, तो चित्र से, परिभाषा से लिख सकते हैं। और देखिए चित्रानुसार क्या है, देखिए कि अब पीसी जो है, पीएफ यानी एफ पी और एफ सी को जोड़ेंगे तो हमको पीसी मिल जाएगा। तो पीसी बराबर क्या लिखे, एफ पी अब प्लस एफ सी। अब दोनों का मान किसके बराबर, एफ के। तो पीसी क्या होगा, आर होगा, एफ पी क्या होगा, एफ होगा, एफ सी क्या होगा, एफ होगा। तो आर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ, यानी कि क्या इसको लिख सकते हैं हम, आर इज इक्वल टू 2f। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो अब देखिए यहां पर अगर हमको एफ बराबर आर बाई 2 सिद्ध करना है तब भी सिद्ध हो गया, आर बराबर 2f सिद्ध करना है तो तब भी सिद्ध हो गया। यानी कि इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब इसके आधार पर आगे देखेंगे। तो अभी जो हमने प्रूफ किया f इज इक्वल टू आर बाई 2 और r इज इक्वल टू 2f, इसके आधार पर ऑब्जेक्टिव हमसे पूछा जा सकता है। आप सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव का आंसर दे सकते हैं, सब्जेक्टिव भी इससे पूछा जाता है, उसको बना करके देंगे। इस थियरी के बाद उसका हम सब्जेक्टिव बना करके दिखाएंगे कैसे आप बनाएंगे। अब इसमें देखिए अगर कहेगा कि वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा, तो वक्रता त्रिज्या का आधा यानी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अगर कहेगा कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना कर देंगे यानी कि 20 सेंटीमीटर। बस इससे आपको, और विगत कुछ वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह इसी बेस पर न्यूमेरिकल पूछे जाने की बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दर्पण सूत्र भी से भी क्वेश्चन आता है, उसको भी हम लोग को आगे पढ़ना है। अभी तो हमको जो पद मिला है उसी का रिलेशन हम लोग देख रहे हैं। तो गोलीय दर्पण में हमको प्रूफ करना था। अगर एग्जाम में आता है कि गोलीय दर्पण में f बराबर आर बाई 2 साबित करें तो आप किसी दर्पण में एक ठो प्रूफ करके दिखा देंगे। अगर कहीं आता है कि अवतल दर्पण में ही प्रूफ करे तो सिर्फ अवतल दर्पण में प्रूफ करना है, उत्तल दर्पण में प्रूफ करने के लिए कहे तो उत्तल दर्पण में ही प्रूफ करना है। तो अभी हम लोग अवतल दर्पण में प्रूफ करना सीखे हैं, अब उत्तल दर्पण में प्रूफ करेंगे f बराबर आर बाई 2 कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण कहने का मतलब एक पारदर्शक गोला ले लिए, इसके अंदर वाले इंटीरियर पार्ट को हमने रंजित कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो गया, यानी कि अब उत्तल दर्पण के शेप में आ चुका है। इसके अभिमुख का मध्य बिंदु ध्रुव हो गया, यह जहां से आया है उसका केंद्र ले लिया, वक्रता केंद्र हो गया। इसको मिला दिए, मिला करके एक रेखा खींच दिए, यह रेखा प्रधान अक्ष हो गया। अब ध्यान देंगे कि एक प्रकाश किरण हमने ले लिया जो समांतर आ रहा है, समांतर आएगा तो बाहर की ओर जाएगा, यह ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। अब इसको हम अंदर की ओर बढ़ाएंगे तो यहां से जाता हुआ प्रतीत होगा आभासी रूप से। इस बिंदु का नाम हो गया मुख्य फोकस। यह बिंदु आपका वक्रता केंद्र है, यहां से हमने लंब डाल दिया इस पर, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह वक्रता केंद्र से जाता हुआ प्रतीत होगा। इसका नाम देते हैं, या ए हो गया या बी हो गया, इसको हम डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं। यह अगर अविलंब है तो यहां का कोण आपतन कोण और यह कोण हो गया परावर्तन कोण आर। ठीक है, यह आपका तैयार हो गया आपका फिगर। इसी के बारे में जैसे अवतल दर्पण में हम लोग लिखे हैं वैसे ही लिख सकते हैं कि एक्स वाई, या आप लिखेंगे खुद से
जो भाषा हम लोग अवतल दर्पण में लिखे उतना हम छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन पे हम आ रहे हैं। यहां पर आप क्या लिखेंगे कि एक्स वाई उत्तल दर्पण का अभिमुख है जिसके परावर्तक सतह पर प्रधान अक्ष के समांतर ए बी कोई प्रकाश किरण ली जाती है जो दर्पण के परावर्तक सतह के आपतन बिंदु बी से टकराकर बीडी दिशा में परावर्तित हो जाता है और आभासी रूप से इस बीडी को अंदर की ओर बढ़ाने पर यह बिंदु एफ प्रधान अक्ष के बिंदु एफ से होकर गुजरता है। तो हमें सिद्ध करना है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। यहां से यह जो दूरी हो गया यह वक्रता त्रिज्या हो गया और यह दूरी जो हो गया यह फोकस दूरी हो गया। तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। अब रचना तो हमें साबित करना है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। अब रचना क्या करेंगे कि बीई दर्पण के परावर्तक सतह के आपतन बिंदु बी पर बीई एक अभिलंब खींचा जिसको आगे बढ़ाने पर यह बिंदु सी से होकर गुजरता है। यह बात आपको लिखना है स्वयं से, जैसे हमने लिखा है। अगर दिक्कत हो रहा है तो अभी हमने बोला है और उसके अलावा अवतल दर्पण में हमने सबको लिख दिया है। अब कैलकुलेशन यानी कि रचना तक आपको अपने से काम करना है। अब प्रमाण से हम सीधे काम कर रहे हैं, यानी कि प्रमाण में देखिए, प्रमाण में देखेंगे चित्रानुसार क्या होगा। देखिए कोण डीबीई, कोण डीबीई इज इक्वल टू कोण एबीई, एबी यह कैसे बराबर हो गया। तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक, इसको समीकरण 1 कर देते हैं। और देखो और क्या, तो डी एफ और सीई एक दूसरे को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहां का कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यह कौन सा कोण कहलाता है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि सम्मुख कोण। यानी देखिए चूंकि डी एफ तथा सीई एक दूसरे को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, इसलिए कोण डीबीई इज इक्वल टू कोण एफबीसी, एफबीसी। यह कैसे हो गया, यहां पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दीजिए डीबी एबी के बराबर और फिर डीबी एफबीसी के बराबर, तो 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 से क्या होगा, कोण एबीई, एबीई इज इक्वल टू एंगल एफबीसी। यह हो गया। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 3। और देखिए ए बी समांतर है प्रधान अक्ष के, ए बी समांतर है प्रधान अक्ष के और सी इसकी तिर्यक रेखा है, इसलिए यह कोण और यह कोण बराबर हो जाएगा। यहां लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर प्रधान अक्ष एवं सीई तिर्यक रेखा है, सीई तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण एबीई बराबर कोण
FC, यह क्या होगा? संगत कोण। इस कोण का नाम दे दीजिए कोण 4। अब देखिए यहां AB FCB की बराबर है और फिर AB किसके बराबर है? DB के। तो 4 और 1 से, यानी कि 1 तथा 4 से क्या होगा? AB के जगह पर DB रख देंगे, यानी कोण DB बराबर कोण FCB। इसको कर दीजिए 5। अब देखिए इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। यहां देखिए AB FBC के बराबर और AB FCB के बराबर है। 3 और 4 से सीधे आ जाए। समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से क्या होगा? FBC इज इक्वल टू FCB। इसको मान लिए 5। अब देखिए त्रिभुज FBC में FBC और FCB बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज FBC में क्या हो जाएगा? FB बराबर FC। इसको कर दीजिए 5। अब जैसे अवतल दर्पण में हम किए हैं, इसके बाद जैसे किए हैं ठीक वैसे ही इसके बाद सेम टू सेम करना है। इसके बाद कैसे करना है? FB बराबर FC हो गया। अब मान लें कि B बिंदु P के अत्यंत करीब है, इसलिए BP संपाती हो जाएगा, इसलिए PF बराबर FP बराबर FB हो जाएगा। और फिर उसी तरह से जैसे अवतल दर्पण में हम बनाए हैं वैसे ही सीक्वेंस में हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे। तो इसको सेम टू सेम आप उसको समझ के भी कर सकते हैं, या जैसे अवतल दर्पण में हम बताए हैं, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो वही चीज उतार दीजिएगा, तब भी आप रिजल्ट पे पहुंच जाइएगा। यानी कि आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में यह सूत्र का स्थापना कर लिए, यानी कि अब हम कह सकते हैं डिफिनिट रूप से कि मुख्य फोकस कहां होता है? तो जो वक्रता त्रिज्या होता है उसके आधी दूरी पर होता है, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक मध्य में होता है, ठीक बीच में होता है। मध्य और बीच में भी डिफरेंस होता है, तो हम मध्य कहेंगे, बीच नहीं कहेंगे, है ना। अगर मान लेते हैं कि यह बिंदु A और B दिया हुआ है, यहां पर कोई बिंदु है तो इसको हम बीच कहेंगे, मध्य नहीं कहेंगे। मध्य उस बिंदु को कहेंगे जहां से दोनों की दूरी समान हो। तो F जो होता है, मुख्य फोकस जो होता है, वह मध्य बिंदु पर होता है, उसके बीच में नहीं कहेंगे उसको, है ना, मध्य बिंदु पर होता है। यानी कि हमने यह निर्धारित कर लिया इस सूत्र के सहायता से। जो हमारा उद्देश्य था वह उद्देश्य पूरा हुआ। अब मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के जो बिंदु है वह कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, इसके बाद कुछ नहीं है तो हम अनंत मानते हैं, यानी कि 4 बिंदु, अनंत, वक्रता केंद्र, फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव। यही गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के 4 बिंदु हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, अब इसके बाद इस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब, यानी कि जो ऐसे हम है, वस्तु है, दर्पण के सामने खड़े हो गए तो हमारी जो प्रतिछाया बनती है उसका निर्माण कैसे होता है। अलग अलग दर्पणों में उस प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग करेंगे। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह मात्र एक ऐसा चैनल होगा जिसके माध्यम से जितने भी सारे आने वाले समय में, ज्यादा नहीं कुछ ही समय में, आपको टोटल ऑल ऑफ एजुकेशन, यानी कि अभी साइंस मैथ का क्लास नहीं चल रहा है, इंग्लिश का क्लास चल रहा है, हिंदी का क्लास चल रहा है, कंपटीशन का क्लास जस्ट शुरू होने वाला है, कॉमर्स का बैच भी जस्ट शुरू होने वाला है, यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनीथिंग एल्स, जो भी आप पढ़ना चाहें इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जरूर सब्सक्राइब करें, और जो
सब्सक्राइब कर चुके हैं वह अन्य बच्चों को भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि वह अधिक से अधिक लाभ ले सके। घर बैठे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी कोई आपको पैसा नहीं देना है, सिर्फ लाभ लेना है। तो इसके माध्यम से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार सभी तरह के वीडियो को आप देखते रहें। आने वाले समय में आपको बता ही दिए हैं, बीएससी के भी क्लास चलेंगे। बीएससी में मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, सारे क्लासेज इसके माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप घर बैठे सभी विषय वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं जो शुरू में ही बताए थे। अब धीरे धीरे कुछ कुछ परेशानियों को किया जा रहा है, और आने वाले समय में आपका यह एकमात्र चैनल होगा जहां से घर बैठे आप सभी तरह के वीडियो देख सकते हैं और सारे विषय वस्तुओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।